कभी ये ख्याल आता है कि दिन तो बस उड़ते जा रहे हैं, साल खत्म हो जाते हैं और हम सोचते रह जाते हैं कि जिंदगी को और बेहतर तरीके से कैसे जिया जाए। वो एक हल्की सी बेचैनी रहती है ना, कि शायद हम कुछ जरूरी चूक रहे हैं। आज हम इसी आम एहसास की गहराई में उतरेंगे और इसके लिए हम सहारा ले रहे हैं अर्नाल्ड बेनेट की एक पुरानी, करीब 100 साल पुरानी, लेकिन आज भी बिल्कुल सटीक किताब, हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स अ डे का। ये कोई टिपिकल टाइम मैनेजमेंट गाइड नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये समय को देखने का नजरिया बदलने वाली किताब है एक तरह से। हमारा मकसद है बेनेट के उन विचारों को खंगालना जो हमें सिखाते हैं कि हम अपने रोज मिलने वाले 24 घंटों का सही मायने में इस्तेमाल कैसे करें, वो भी बिना किसी अतिरिक्त बोझ के। और हाँ, एक बात साफ कर दूं, बेनेट के कुछ विचार शायद हमारे सोचने के तरीके को थोड़ी चुनौती दे सकते हैं। बिल्कुल। और ये विषय इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि समय ही तो वो असल पूंजी है जिससे हमारी जिंदगी बनती है। पैसा वो तो आता जाता रहता है, पर समय वो एक बार गया तो गया। न उधार मिलता है, न बैंक में जमा होता है। बेनेट का जो सबसे बड़ा तर्क है वो ये कि हमारी समस्या समय की कमी नहीं है, नहीं, बल्कि समय को लेकर हमारा नजरिया, हमारा रवैया और उसका बेढंगा इस्तेमाल है। हाँ, और वो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प विचार से, दैनिक चमत्कार या द डेली मिरेकल। जरा सोचिए, हर सुबह बिना किसी भेदभाव के हम सबके पास बिल्कुल ठीक 24 घंटे आ जाते हैं, बिल्कुल ताजे नए। कोई इसे चुरा नहीं सकता, कोई इसे जमा नहीं कर सकता, और ये सबको बराबर मिलते हैं। कमाल है ना? ये वाकई सोचने वाली बात है। हम पैसे का हिसाब कितनी बारीकी से रखते हैं, कहाँ खर्च हुआ, कितना बचा, एक एक पैसे का। लेकिन क्या हम अपने 24 घंटों का वैसा ही हिसाब रखते हैं? शायद नहीं। बेनेट एक मजेदार तुलना करती हैं, जैसे कोई महंगे फ्लैट में रहे पर उसका आधा हिस्सा इस्तेमाल ही ना करे, या फिर नया सूट पहने पर पुरानी भद्दी सी टोपी लगा ले। कहीं हम समय के साथ ऐसा ही तो नहीं कर रहे? सही कहा। यही सवाल बेनेट उठाते हैं। हम में से कितने लोग इन 24 घंटों को सच में जीते हैं, बजाय सिर्फ गुजारने के? वो अंदरूनी खटका क्यों लगता रहता है कि कुछ छूट रहा है, कुछ और होना चाहिए था? वो खटका बेनेट के अनुसार अक्सर हमारी अपने तयशुदा कार्यक्रम से आगे निकलने की इच्छा होती है। मतलब सिर्फ नौकरी और जिम्मेदारियां निपटाने के अलावा कुछ ऐसा करना जो हमारे मन को, हमारी आत्मा को संतुष्टि दे, हमें विकसित करे। यहीं पर बेनेट एक बहुत बड़ी गलती की ओर इशारा करती है। ज्यादातर लोग अपने काम के 8-9 घंटों को ही असल दिन मान लेते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, वही असली दिन है। थकावट मिटाने में निकल जाते हैं। तो जो बाकी के करीब 16 घंटे हैं, उनका क्या? वो तो जैसे हिसाब से ही बाहर हो गए। हाँ, जैसे वो 16 घंटे असली जिंदगी का हिस्सा ही ना हो, जैसे वो बस इंतजार का समय हो। बिल्कुल। और बेनेट इसे पूरी तरह अतार्किक और सेहत के लिए हानिकारक मानती है, खासकर तब जब ज्यादातर लोग अपने काम को लेकर बहुत उत्साहित भी नहीं होते, बस उसे खत्म करना चाहते हैं। तो फिर हम अपने जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा, यानी वो 16 घंटे, सिर्फ एक ऐसे काम, उन 8 घंटों की तैयारी और रिकवरी में क्यों गंवा रहे हैं जिसके प्रति हम शायद उदासीन हैं? ये तो सोचने वाली बात है। तो इसका हल क्या सुझाते हैं बेनेट? क्या कोई क्रांतिकारी तरीका है, कुछ अलग? हाँ, उनका सबसे क्रांतिकारी विचार है एक दिन के भीतर दिन, अ डे विद इन अ डे की कल्पना करना और उसे जीना। सोचिए कि आपका असली दिन शाम 6 बजे शुरू होता है और अगली सुबह 10 बजे तक चलता है। ये 16 घंटे, ये आपका अपना समय है। शाम 6 से सुबह 10 तक? अरे वाह, ये तो बिल्कुल उल्टी सोच है। मतलब इन 16 घंटों में हम बॉस या कर्मचारी नहीं हैं, हम अपनी जिंदगी के मालिक हैं। ठीक यही, बिल्कुल यही। इन 16 घंटों में आप आर्थिक चिंताओं से पूरी तरह मुक्त हैं, कम से कम मानसिक रूप से तो हैं ही, जैसे आपकी कोई अपनी अलग आमदनी हो। ये पूरी तरह सोच और रवैये का खेल है। ये वो समय है जो पूरी तरह आत्म सुधार, शरीर और मन के पोषण, रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए समर्पित हो सकता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है जो शायद कई लोगों के मन में आएगा। अगर हम इन 16 घंटों में इतना कुछ करेंगे, नया सीखेंगे, कसरत करेंगे, तो क्या हमारे काम के 8 घंटे प्रभावित नहीं होंगे? थक नहीं जाएंगे? ये काम चिंता है, बिल्कुल। और बेनेट इसका मजबूती से खंडन करती हैं। उनका मानना है कि हमारा दिमाग लगातार काम करने से नहीं थकता, वो थकता है एक ही तरह का काम करते रहने से, ऊब जाता है। उसे आराम नहीं, बदलाव चाहिए।
अगर आप इन 16 घंटों का सही ऊर्जा देने वाला इस्तेमाल करते हैं, कुछ नया सीखते हैं, किसी कला में रुचि लेते हैं या दिमागी कसरत करते हैं, तो ये आपके काम की गुणवत्ता को कम नहीं करेगा, बल्कि बढ़ाएगा। आप ज्यादा तरोताजा महसूस करेंगी। ये दिलचस्प है कि आराम का मतलब खाली बैठना नहीं बल्कि अलग तरह की गतिविधि है। पर हम अक्सर अपने समय का छोटा छोटा हिस्सा भी यूं ही गवा देते हैं, है ना? जैसे सफर का समय। बिल्कुल। बेनेट खास तौर पर सुबह और शाम के सफर यानी कम्यूट के समय पे ध्यान दिलाती हैं। सोचिए, सुबह घर से स्टेशन तक पैदल चलते हुए या बस स्टॉप पर इंतजार करते हुए हम अक्सर दिमागी तौर पर खाली होते हैं, है ना? हाँ, बस यूं ही चलते रहते हैं। या ट्रेन बस में बस बाहर देखते रहते हैं। बेनेट थोड़े मजाकिया अंदाज में कहती हैं कि रेलवे कंपनियां तो बेशर्मी से हमारा समय लूटती हैं और हम खुशी खुशी लुटवाते भी हैं, क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं कि इस समय का क्या किया जा सकता है। और सुबह की ट्रेन में अखबार पढ़ना, उसे लेकर भी बेनेट की कुछ अलग राय है, मैंने सुना है। हाँ, उन्हें इस पर सख्त आपत्ति है। उनका तर्क है कि ट्रेन का वो डब्बा जहां सब काफी हद तक चुपचाप बैठे होते हैं, वो एकाग्रता या आत्मचिंतन के अभ्यास के लिए एक बेहतरीन मौका है। अखबार तो दिन में कभी भी सरसरी तौर पर देखा जा सकता है। उनका अनुमान है कि सिर्फ सुबह के सफर के समय का सही इस्तेमाल करके रोज लगभग 30-45 मिनट की मानसिक कसरत की जा सकती है। अच्छा, 30-45 मिनट रोज। और शाम का क्या? ऑफिस से घर लौटने के बाद तो वैसे ही थकान होती है, तब कैसे समय निकाले? और यही समय और तेजी से फिसलता है। ऑफिस से निकले, घर पहुंचे, शायद थोड़ी देर सुस्ताए, फिर खाना खाया, उसके बाद का समय। बेनेट बताती हैं कि वो अक्सर दोस्तों से गपशप, टीवी देखने, यूं ही टहलने या फिर बस ये सोचने में निकल जाता है कि अब सो जाना चाहिए। और देखते ही देखते कई घंटे कहाँ गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। ये सब सुनकर तो लगता है कि वाकई समय की बर्बादी तो हो रही है, लेकिन इसे रोकना, बदलना ये मुश्किल लगता है। हाँ, कहाँ से शुरू करें? और बेनेट इस मुश्किल को कम नहीं आंकती। वो साफ कहती हैं कि कोई जादुई गोली या आसान रास्ता नहीं है। नहीं। इसके लिए लगातार कोशिश और इच्छा शक्ति चाहिए, कोई शॉर्टकट नहीं है। आदतें बदलना आसान नहीं होता। जैसा वो कहती हैं, हैबिट्स आर द वेरी डिकेंस टू चेंज। मतलब आदतें बदलने में शैतान जितनी मुश्किल होती हैं। तो फिर पहला कदम क्या हो? कोई प्रैक्टिकल सलाह, कुछ ऐसा जो हम आज से कर सकें? जंप। किसी सही मूड या सही दिन का इंतजार मत करो। कल से करूंगा या अगले हफ्ते से, ये टालम टोल खत्म करनी होगी। आज अभी से शुरुआत करनी होगी। लेकिन एक और चेतावनी है उनकी तरफ से, शुरुआती जोश में बह ना जाए। अक्सर होता है ना, नए साल पे बड़े बड़े संकल्प लेते हैं और कुछ ही दिन में फुस। बिल्कुल सही। बेनेट कहती हैं कि अति उत्साह से बचें, एकदम से सब कुछ बदलने की कोशिश ना करें, वरना नतीजा अक्सर विफलता होता है। छोटी, बहुत छोटी शुरुआत करें। उनका मानना है कि एक शानदार विफलता से एक छोटी लगातार मिलने वाली सफलता कहीं बेहतर है। तो वो छोटी शुरुआत क्या हो सकती है? कितनी छोटी? उनका शुरुआती प्रस्ताव बहुत ही व्यावहारिक है। हफ्ते में सिर्फ 3 शामें निकालिए, बस 3, और हर शाम सिर्फ 1.5 घंटा, 90 मिनट। इस समय को किसी ऐसे काम में लगाइए जो आपके मानसिक विकास के लिए जरूरी हो और जिसे आप लगातार कर सकें। इसमें अगर आप सुबह के सफर का आधा घंटा भी जोड़ लें तो हफ्ते के सिर्फ 7.5 घंटे हुए। सिर्फ 7.5 घंटे एक हफ्ते में? क्या इतने से सच में फर्क पड़ेगा? ये तो बहुत कम लगता है। सुनने में कम लगता है, मैं मानती हूँ, लेकिन बेनेट का तर्क है कि ये नियमित 7.5 घंटे पूरे हफ्ते की गुणवत्ता बदल सकते हैं। जैसे रोज 10 मिनट की कसरत पूरे शरीर पर असर डालती है, वैसे ही ये दिमागी निवेश पूरे जीवन पर असर डाल सकता है। ये आपके बाकी समय को भी ज्यादा सार्थक बना सकता है। लेकिन हाँ, निरंतरता, कंसिस्टेंसी, वो जरूरी है। और ये निरंतरता बनाए रखना ही शायद सबसे बड़ी चुनौती है। रोज करना, हफ्ते दर हफ्ते। बिल्कुल, इसीलिए धीमी शुरुआत जरूरी है ताकि आत्मसम्मान बना रहे। अगर आप पहले ही हफ्ते असफल हो गई तो दोबारा कोशिश करना मुश्किल हो जाता है। बेनेट एक और व्यवहारिक सुझाव देती हैं। शाम के 1.5 घंटे के काम के लिए असल में 2.5 घंटे का स्लॉट रखें, जैसे रात 9 से 11:30। इससे अगर कभी देर हो जाए या आलस आए तो भी काम पूरा करने की गुंजाइश बनी रहती है। ये इंसानी फितरत के लिए थोड़ी जगह छोड़ना है, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, तो हमने समय निकाल लिया, मान लीजिए हफ्ते के 7.5 घंटे। अब सवाल है कि इस समय का करें क्या? और उससे भी बड़ा सवाल, दिमाग को भटकने से कैसे रोकें? मन तो भागता है। यहीं पर बेनेट का अगला महत्वपूर्ण बिंदु आता है।
मन पर नियंत्रण पाना, राइट। कंट्रोलिंग द माइंड। वो इसे एक पूर्ण जीवन का सबसे पहला, सबसे बुनियादी तत्व मानती हैं। लोग अक्सर कहते हैं ना कि विचारों को रोक नहीं सकते, हाँ, कहते हैं। लेकिन बेनेट कहती हैं बिल्कुल रोक सकते हैं, उन्हें दिशा दे सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए वो सुबह के सफर वाले समय का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं, है ना? हाँ वो जो 30-45 मिनट थे। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। घर से निकलें तो तय करें कि आप अगले 10-15 मिनट सिर्फ एक खास विषय पर सोचेंगे। मान लीजिए आपने पिछली शाम मार्कस ऑरेलियस का एक अध्याय पढ़ा था, अब सुबह उस पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। मन भटकेगा, 100 बार भटकेगा, उसे प्यार से लेकिन दृढ़ता से वापस उसी विषय पर लाएं। ये एक मानसिक कसरत है, जैसे जिम में वजन उठाना। इसके लिए किसी शांत कोने की जरूरत नहीं, चलते फिरते भी हो सकता है, ट्रेन में, बस में। ये सुनने में सरल लगता है, पर शायद करने में मुश्किल हो। लेकिन इसके फायदे क्या हैं? सिर्फ एकाग्रता? नहीं, इसके फायदे गहरे हैं। ये सिर्फ एकाग्रता बढ़ाने का तरीका नहीं, बल्कि चिंता यानी वरी और व्यर्थ के नकारात्मक विचारों से लड़ने का भी एक शक्तिशाली हथियार है। जब हम अपने विचारों के मालिक बन जाते हैं तो बाहरी परिस्थितियां हमें उतना परेशान नहीं कर पाती। जीवन की गुणवत्ता में सुधार आता है, मन शांत रहता है। अच्छा, तो मन पर नियंत्रण। इसके बाद बेनेट किस चीज पर जोर देते हैं? आत्मचिंतन पर, द रिफ्लेक्टिव मूड। वो पुरानी लेकिन सुनहरी सलाह, मनुष्य स्वयं को जानो, नो दाई सेल्फ। हम दुनिया जहान के बारे में जानकारी रखते हैं, लेकिन खुद के बारे में कितना जानते हैं? हमारी खुशी असल में किन चीजों से आती है? हमारी जिंदगी किस दिशा में जा रही है? क्या हमारे सिद्धांत और हमारा व्यवहार मेल खाते हैं? इन सवालों पर रोज थोड़ा सोचना जरूरी है। क्या ये सिर्फ दार्शनिक बातें हैं या इसका रोजमर्रा की जिंदगी से कोई लेने देना है? प्रैक्टिकल है ये? बेनेट के अनुसार इसका सीधा लेना देना है। सच्ची खुशी सिर्फ बाहरी सुख सुविधाओं से नहीं मिलती, वो मिलती है अपने तर्क को विकसित करने से और अपने जीवन को अपने सिद्धांतों के अनुसार ढालने से। और इसके लिए रोज खुद का अवलोकन यानी डेली सेल्फ एग्जामिनेशन जरूरी है। शाम को घर लौटते समय का सफर इस आत्मचिंतन के लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। ठीक है, तो मानसिक नियंत्रण और आत्मचिंतन जरूरी है, ये समझ आया। लेकिन कई लोग सोचते हैं कि सेल्फ इंप्रूवमेंट का मतलब सिर्फ गंभीर किताबें पढ़ना होता है। अगर किसी को पढ़ने में ज्यादा रुचि ना हो तो उसके लिए क्या है? ये एक आम धारणा है और बेनेट इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। ज्ञान का संसार सिर्फ किताबों, खासकर सिर्फ साहित्य तक सीमित नहीं है। हाँ, वो पढ़ने को महत्व देती हैं, जिसकी बात हम करेंगे, लेकिन वो कहती हैं कि अपनी रुचियों का दायरा बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है। एक्सपैंड योर इंटरेस्ट्स। जैसे कि कलाओं में रुचि लेना, संगीत, पेंटिंग वगैरह। हाँ, उदाहरण के लिए अगर आप संगीत सुनती हैं तो सिर्फ धुन सुनने के बजाय ऑर्केस्ट्रा कैसे काम करता है, कौन से वाद्य यंत्र हैं, उन्हें समझने की कोशिश करें। इसके लिए खास किताबें भी आती हैं, जैसे क्रेहबल की हाउ टू लिसन टू म्यूजिक। इसी तरह पेंटिंग या आर्किटेक्चर को देखा जा सकता है, उनके इतिहास और तकनीक को समझा जा सकता है। ये सिर्फ देखना नहीं, समझना है, एक एक्टिव प्रोसेस है। और अगर किसी को इन कलाओं में भी खास दिलचस्पी ना हो, मान लीजिए कोई बहुत प्रैक्टिकल इंसान है, तो भी रास्ते खुले। बेनेट एक बहुत ही गहरी बात कहती हैं, कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट के अटूट सिलसिले को समझने की कोशिश करना। ये दुनिया कैसे काम करती है, हर घटना के पीछे क्या कारण है। ये सिर्फ विज्ञान पढ़ना नहीं है, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को एक नए नजरिए से देखना है, यूनिवर्स को समझना है। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? ये कैसे लागू होता है रोज की जिंदगी में? मान लीजिए आपकी घड़ी चोरी हो गई। ठीक। पहला रिएक्शन दुख और गुस्से का होगा, स्वाभाविक है। लेकिन कारण और प्रभाव की समझ रखने वाला व्यक्ति सोचेगा, चोरी क्यों हुई, क्या सामाजिक कारण थे, चोर की क्या मजबूरी रही होगी। शायद ये नजरिया आपको कड़वाहट से बचाता है और दुनिया की एक सादा गहरी समझ देता है। आप देखते हैं कि समुद्र सिर्फ पानी नहीं, बल्कि वो भाप से बना है और बर्फ बन सकता है। आप समझते हैं कि आपके इलाके में किराया क्यों बढ़ा, शायद नई मेट्रो लाइन आने से। हर चीज जुड़ी हुई है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। वाह, ये तो रोजमर्रा की चीजों को भी दिलचस्प बना सकता है। मतलब कुछ भी बोरिंग नहीं है फिर तो। बिल्कुल, बेनेट कहती हैं कि कुछ भी नीरस नहीं है, नथिंग इज हमड्रम, अगर आप उसे समझने की कोशिश करें।
आपका जो भी काम या शौक है उसी में गहरे उतरें। अगर आप प्रॉपर्टी डीलर के यहाँ काम करती हैं तो प्रॉपर्टी बाजार का इतिहास और अर्थशास्त्र पढ़ें। अगर आप बैंक क्लर्क हैं तो बैंकिंग के सिद्धांत पढ़ें, जैसे बेजॉट की लॉम्बार्ड स्ट्रीट। अगर आपको कीड़े मकोड़ों में रुचि है तो रात को लैंप पोस्ट के पास पतंगों का अध्ययन करें। ज्ञान हर जगह है, बस नजर चाहिए। ये नजरिया तो काफी उत्साहजनक है। अब आते हैं गंभीर पठन पर, सीरियस रीडिंग, जिसका जिक्र आपने किया था। बेनेट की इस पर क्या राय है? क्या पढ़ना चाहिए? बेनेट गंभीर पठन को बहुत महत्व देती हैं, लेकिन उनकी परिभाषा थोड़ी अलग है। वो कहती हैं कि इसमें आमतौर पर उपन्यास यानी नॉवेल्स शामिल नहीं होते। ऐसा नहीं कि उपन्यास गंभीर नहीं होते, बिल्कुल होते हैं, बल्कि इसलिए कि अच्छे उपन्यास पढ़ने में अक्सर मानसिक तनाव या जोर, स्ट्रेन नहीं पड़ता। आप कहानी के साथ बह जाते हैं। जबकि बेनेट के अनुसार मानसिक मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए वैसा ही जोर डालना जरूरी है जैसा शारीरिक कसरत में होता है। दिमाग को थोड़ी मेहनत करनी पड़े। तो फिर किस तरह का साहित्य इस श्रेणी में आता है, किसमें दिमाग पर जोर पड़ता है? बेनेट कविता यानी पोएट्री को सबसे ऊपर रखती हैं। वो मानती हैं कि कविता सबसे ज्यादा मानसिक श्रम मांगती है और उच्चतम स्तर का बौद्धिक और भावनात्मक अनुभव देती है। हालांकि वो जानती हैं कि ज्यादातर लोग कविता से कतराते हैं। शुरुआत के लिए वो हेजलिट का निबंध पोएट्री इन जनरल या ईबी ब्राउनिंग की काव्यात्मक नॉवल ऑरोरा ले पढ़ने का सुझाव देती हैं, जिसे कहानी की तरह पढ़ा जा सकता है। अच्छा, और अगर कविता बिल्कुल ही रास ना आए, फिर क्या विकल्प है? तो इतिहास या दर्शन शास्त्र जैसे विषय हैं। गिबन की डिक्लाइन एंड फॉल या हर्बर्ट स्पेंसर की फर्स्ट प्रिंसिपल्स जैसी कालजयी रचनाएं। लेकिन बेनेट की सलाह है कि किसी एक विषय, दौर या लेखक पर ध्यान केंद्रित करना ज्यादा फायदेमंद होता है। बजाय थोड़ा थोड़ा सब कुछ पढ़ने के किसी एक चीज में गहराई तक जाएं, डीप डाइव करें जैसे हम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। इससे विशेषज्ञता भी आती है और ज्यादा संतोष भी मिलता है। और सबसे जरूरी बात जो बेनेट पढ़ने के साथ जोड़ते हैं वो क्या है? वो है चिंतन, रिफ्लेक्शन। सिर्फ पढ़ लेना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। बेनेट जोर देकर कहती हैं कि आपने जो भी 1.5 घंटा पढ़ा है उस पर कम से कम 45 मिनट गंभीरता से सोचें, मनन करें। उसके मुख्य बिंदु क्या थे, आपकी अपनी जिंदगी से वो कैसे जुड़ते हैं, क्या आप उनसे सहमत हैं, असहमत हैं, क्यों? बिना इस चिंतन के पढ़ना काफी हद तक व्यर्थ हो सकता है। धीमी गति से चलें, समझने पर ध्यान दें, रटने पर नहीं। ये पूरी यात्रा सुनने में जितनी फायदेमंद लग रही है उतनी ही शायद मुश्किल भी। चुनौतियां तो होंगी। क्या बेनेट कुछ आम खतरों के बारे में भी आगाह करते हैं, कुछ पिटफॉल्स? हाँ बिल्कुल, वो कुछ खास खतरों से सावधान रहने को कहते हैं। पहला है जिसे वो प्रिग बनना कहती हैं, मतलब एक ऐसा उबाऊ और अहंकारी इंसान बन जाना जो हर वक्त अपनी विद्वत्ता का ढिंडोरा पीटता है और दूसरों को नीचा दिखाता है। देखो मैं कितना पढ़ता हूँ, तुम लोग तो वाला एटीट्यूड। हाँ, वो तो बहुत इरिटेटिंग होता है। बिल्कुल। याद रखें, ये कार्यक्रम अपनी जिंदगी सुधारने के लिए है, दूसरों पर रौब जमाने के लिए नहीं। अपना मजाकिया अंदाज बनाए रखें, ह्यूमर जरूरी है। ठीक है। और दूसरा खतरा क्या है? अपने ही बनाए कार्यक्रम का गुलाम बन जाना, बिकमिंग अ स्लेव टू द प्रोग्राम। अनुशासन जरूरी है हाँ, लेकिन लचीलापन भी। अगर आप कार्यक्रम को लेकर इतने सख्त हो गए कि जिंदगी बोझ लगने लगे तो आप गलत रास्ते पर हैं। कभी कभार कार्यक्रम तोड़ना पड़े तो ठीक है, उसे जुनून ना बनाएं। लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन द शेड्यूल। और जल्दबाजी, उसका भी जिक्र था। हाँ, तीसरा खतरा है हर वक्त हड़बड़ी में रहना, रशिंग। हमेशा अगले काम की चिंता करना, ये खत्म हो तो वो करूं। इससे जिंदगी एक रेस बन जाती है, जेल जैसी। बेनेट कहती हैं कि अगर कार्यक्रम भारी लगे तो उसे छोटा कर लें, कम लक्ष्य रखें। कभी कभी जानबूझकर 2 कामों के बीच 5 मिनट बर्बाद करना भी हड़बड़ी की आदत तोड़ने में मदद कर सकता है। थोड़ा सांस लेना जरूरी है। और सबसे बड़ा खतरा जिससे लेकर वो सबसे ज्यादा चिंतित लगते हैं, वह शुरुआत में ही असफल हो जाना, फेलिंग एट द स्टार्ट। अगर आप बहुत बड़ा लक्ष्य रखकर शुरू करेंगे और नाकाम हो जाएंगे तो दोबारा हिम्मत जुटाना मुश्किल होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस चला जाता है। इसीलिए वो बार बार धीमी, स्थिर और नियमित शुरुआत पर जोर देती हैं। जब आप कोई उबाऊ लगने वाला काम भी पूरा कर लेती हैं तो उससे मिलने वाला आत्मविश्वास अनमोल होता है। वो आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है। और आखिर में उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण सलाह है, शुरुआत हमेशा अपनी पसंद और स्वाभाविक झुकाव से करें। फॉलो योर इंक्लिनेशन। अगर आपको दर्शन शास्त्र बोरिंग लगता है,
लेकिन सड़क पर होने वाले शोरगुल का इतिहास दिलचस्प लगता है तो उसी का अध्ययन करें। मुद्दा यह है कि शुरुआत हो और वो ऐसी चीज से हो जो आपको खींचे, जिसमें आपको मजा आए। तो कुल मिलाकर आर्नल्ड बेनेट हमें सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के टिप्स नहीं दे रहे, बल्कि जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया दे रहे हैं, एक फिलॉसफी दे रहे हैं। समय की असल कीमत पहचानना, अपने उन खास 16 घंटों को जीना, हफ्ते में बस कुछ घंटे निकालकर मानसिक विकास करना, मन पर काबू पाना, आत्मचिंतन करना, अपनी रुचियों का दायरा बढ़ाना और इस सब में आम गलतियों से बचना। बिल्कुल, ये मेहनत और अनुशासन की मांग जरूर करता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसका इनाम सिर्फ ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं है, इसका इनाम है एक ज्यादा भरा पूरा, जागरूक और संतोषजनक जीवन, अ फुलर लाइफ। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जो बेनेट की सोच से ही निकला है, कुछ सोचने के लिए। हाँ, बेनेट कहते हैं कि दिमाग थकता नहीं, उसे सिर्फ बदलाव चाहिए। चेंज नॉट रेस्ट। जरा सोचिए, क्या हम इस सिद्धांत को अपने दिन के उन हिस्सों पर भी लागू कर सकते हैं जिन्हें हम पारंपरिक रूप से आराम या खाली समय या डाउन टाइम मानते हैं? क्या उन क्षणों में भी पूरी तरह निष्क्रिय रहने के बजाय किसी हल्के फुल्के लेकिन सक्रिय बदलाव में, जैसे कुछ नया सुनना, कोई पहेली सुलझाना या बस ध्यान से अपने आसपास देखना, क्या उसमें ज्यादा फायदा हो सकता है? पैसिव रेस्ट वर्सेस एक्टिव चेंज, सोचने वाली बात है।